नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत भी मुंबई की खबर से कर रहे हैं, जहां वायु प्रदूषण से लोग परेशान हैं। इसका असर अब मछुआरों पर भी पड़ता हुआ दिख रहा है। समंदर में काफी दूर उन्हें अंदर मछलियां पकड़ने के लिए जाना पड़ रहा है। मछलियों का प्रवास धूप की वजह से बदल चुका है। मछलियों की कीमतें भी ऊपर जा रही हैं। किस तरह से मछुआरे परेशान हैं मुंबई में, सबसे पहले सुजाता द्विवेदी की इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मुंबई में मछुआरों के लिए कोहरे और बदलते मौसम ने कई सारी दिक्कत खड़े कर दी है। एक और जहां मछुआरे अपने घर से निकल तो रहे हैं मछली पकड़ने के लिए, लेकिन कई दिनों तक लौट कर नहीं आ रहे। कई जेटी फिलहाल सुनसान खड़ी हुई है। बात करें अगर बुधवार पार्क की इस जेटी की, जहां पर मैं मौजूद हूं, यहां पर 350 बोट है और लगभग 16,000 मछुआरे इसी पर रोज निर्भर करते हैं अपनी रोजी रोटी के लिए। कोहरे की वजह से मछलियों ने अपना ठिकाना बदल दिया है, जिससे मछुआरों को और गहरे पानी में जाने का जोखिम उठाना पड़ रहा है। वर्सोवा जेटी पर कई मछुआरे पिछले एक हफ्ते से नहीं लौटे हैं, क्योंकि मछलियां अब 15 से 20 नॉटिकल मील की बजाय 100 नॉटिकल मील दूर गर्म पानी की तलाश में जा रही हैं। मौसम विभाग का कहना है कि पूर्वी हवाओं के साथ धूल और प्रदूषण समुद्र की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे समुद्र की सतह का तापमान गिर रहा है। इसके चलते न केवल मछलियों की पकड़ कम हो रही है, बल्कि मछुआरे के लिए समुद्र में विजिबिलिटी भी घटकर 2 किलोमीटर रह गई है। बोट जाते हैं मच्छी मारने के लिए, उसके लिए डीजल खर्चा भी होता है। कभी जाते कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता। अभी इतना प्रॉब्लम चालू है। अभी मच्छी मारों को इतना तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है कि अभी कुछ है भी नहीं। कितना भी मेहनत करेगा ना तो कुछ मिलता भी नहीं। अभी थोड़ा दिन अच्छा तारली चालू था, ये फॉग की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो गया। इसके लिए अभी बोट जाते थे, अभी वो भी नहीं जा रहे। सब मच्छी मारा भी घर पे बैठे। मच्छी मारी के ऊपर जो संकट आया है, जैसे किसानों के ऊपर आते हैं, जब भी सरकार उनके ऊपर ध्यान देती है, वैसे ही सरकार को ये करूँगा कि जैसे मच्छी मार के ऊपर जो संकट आया उसके ऊपर भी अपन ध्यान दें। हम लोग के मछुआरा ने जो समस्या मांडी कि किसानों को जैसे आपत्ति के समय जो मिलता है, संकट के समय जो सरकार आगे आके किसानों की मदद करती है, वैसे ही मछुआरों को मदद करे। मछुआरे मछलियां पकड़ने के लिए तो जा रहे हैं, लेकिन लौट कर आने में उन्हें काफी दिक्कत हो रही है। मछुआरा संघ के अध्यक्ष ने मांग की है कि मछुआरों के हित में जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाए जाए। ये 3 दिन में ऐसा प्रदूषण हो गया ना, बोट जाने के लिए बाहर राजी नहीं था, क्योंकि जाने के बाद गए तो आने का कैसा कुछ दिख रहा ही नहीं है। जीपीएस का कुछ अलग सा आ रहा है तो जा रहा है, लेकिन ऐसा बोट जाने के लिए भी डर रहे। हमारा जो मच्छी का धंधा है अभी पूरा कम होते जा रहा है, क्योंकि नष्ट हो गया का चांसेस है। क्योंकि ऐसा जो छोटा बोट वाला है जो हाथ के ऊपर कमा रहा है, वो भी ऐसा ही हमारे इधर 16,000 लोग उसके कमाई पे खा रहे हैं। बोट के ऊपर मच्छी मार के धंधों पे ऊपर सब कुछ खा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि शासन हमारे ऊपर देख रही है। अभी प्रकल्प इतना बड़ा प्रकल्प आ रहा है, हम लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन उसके भी ध्यान नहीं दे रहे। समुद्र तक वायु प्रदूषण पहुंचने की वजह है पूर्वी हवाएं धूल और प्रदूषण को मुंबई के तट से समुद्र की ओर ढकेल रही हैं। कोहरे के कारण समुद्र का तापमान गिरने से मछलियां गर्म पानी की ओर चली गई हैं। प्रदूषण की वजह से महंगी मिलने वाली कुछ समुद्री मछलियां भी कम हो गई हैं, जिससे मछुआरों की आमदनी पर असर पड़ा है। सबसे महंगी समुद्री मछलियों में मासा यानी गोल्ड फिश, सिल्वर ब्लैक प्रॉम्फेट, लॉबस्टर, सुरमई, प्रॉन्स, तारली, केकड़ा और रावस शामिल है, जो अब काफी कम मिलने लगे हैं। मुंबई में वायु प्रदूषण के चलते आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त था ही, लेकिन अब ये समस्या कोलीवाड़ा यानी मछुआरों पर भी भारी पड़ती जा रही है। ऐसे मछुआरे जो रोजाना निकलते हैं अपने इसी नाव में बैठकर मछली पकड़ने के लिए, उनको अब दिक्कत हो रही है, क्योंकि उन्हें काफी दूर जाना पड़ रहा है मछली पकड़ने के लिए। ऐसे में आमतौर पर ये जो मछुआरे रहते हैं ये कुछ किलोमीटर तक ही आगे जाते हैं, जो 15 से 20 नॉटिकल्स तक सीमित रहता है, लेकिन अब मछुआरों को 15-20 नॉटिकल से भी आगे बढ़कर 100 नॉटिकल्स तक जाना पड़ रहा है, ताकि वो मछली पकड़ सके और उसके बाद उसे बेच अपनी रोजी रोटी चला सके। मुंबई से कैमरा पर्सन संदेश बैकर के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। अब खबर राजधानी दिल्ली से, जहां मॉडल टाउन के इलाके में पुनीत खुराना नाम के शख्स ने आत्महत्या कर ली। उनका 2 साल से पत्नी के साथ तलाक का केस चल रहा था। पत्नी पर प्रताड़ना का आरोप उन्होंने लगाया था। इस मामले की जांच
फिलहाल पुलिस कर रही, हालांकि एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि सबूतों के आधार पर आगे कार्रवाई होगी। दिखाते मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट। इसके सारे रहूंगी, मेरा सब कुछ लुट गया, सोचता मेरा बच्चा, तेरी माँ मर गई। इस मां के जहन से फांसी पर लटके जवान बेटे की तस्वीर ओझल नहीं हो रही है। मां ही नहीं, पूरा परिवार सदमे में है। ये सच्चाई तो सारी मेरा भाई रिकॉर्ड करके अपनी वीडियो बना के गया, जो पुलिस कल रात को यहाँ से हमें पुलिस ने सुनाई है। हमने सुनी है। 59 मिनट्स 34 सेकंड्स की वो वीडियो थी, जिसमें वो सब अपनी सारी बातें जो उसके साथ हुआ है, उसके माँ बाप ने की है, उस लड़की ने किया, सब कुछ बता के गया। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में 39 साल के एक शख्स पुनीत खुराना ने अपने कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। परिवार के मुताबिक पुनीत ने खुदकुशी से पहले करीब 1 घंटे का वीडियो बनाया है, जिसमें उसने अपनी पत्नी और उसके माता पिता की तरफ से किए गए उत्पीड़न का पूरा ब्यौरा दिया है। मेरे बच्चे को टॉर्चर किया है बहुत, पैसों के लिए। मेरा बच्चा सीधा था, बहुत टॉर्चर इन तीनों ने मिलके, कनिका पावा, मनिका और जगदीश पावा, तीनों ने मिलके बड़े बच्चे को बहुत टॉर्चर करते थे पैसों के लेन देन में। मॉडल टाउन इलाके में बेकरी चलाने वाला पुनीत देर रात घर पहुंचा और सो गया। दोपहर 12 बजे तक जब उसने कमरा नहीं खोला तो मां परेशान हुई, लेकिन जब मोबाइल फोन पर भी जवाब नहीं मिला तो उन्होंने पति को कॉल किया। शाम करीब 3-3:30 बजे दरवाजा तोड़ा तो अंदर पुनीत फांसी पर लटका हुआ था। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। परिवार का कहना है कि पुनीत की शादी 2016 में मॉडल टाउन में ही रहने वाली मनिका पाहवा से हुई थी। शुरुआत में तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन उसके बाद झगड़े शुरू हो गए। मेरा बच्चा सीधा था, किसी का बोलता भी था, बातें भी करता था। नहीं, उस दिन रात को पता नहीं क्या टॉर्चर कर दिया, बहुत ज्यादा टॉर्चर किया मेरे बच्चे को, तीनों ने मिलके। 2 साल माता पिता से अलग होकर पुनीत अपनी पत्नी के साथ रहा, लेकिन इसके बाद भी जब दोनों के बीच नहीं बनी तो पुनीत अपने घर आ गया और मनिका अपने माता पिता के घर चली गई और दोनों ने कोर्ट में तलाक का मामला भी दाखिल कर दिया। परिवार वालों का आरोप है कि मनिका और उसके घर वालों ने पुनीत को इतना परेशान किया कि उसने खुदकुशी कर ली। पैसों का लेन देन था। मेरे पापा का एक रोहिणी में प्लॉट घर था, जो इन्होंने बोला था, ये बात हुई थी कि वो सेल आउट करा देंगे क्योंकि उनका प्रॉपर्टी डीलर का काम था। तो मेरे पापा ने कि हम जानते हैं, भाई के कहने पे भी और एक ट्रस्ट में उनको बोल दिया कि ठीक है आप कर दो। ऑन पेपर नहीं हुआ था कि आप ठीक है आप कर दो, कोई बात नहीं। और तो उन्होंने वो घर सेल ऑफ कर दिया। उसके बाद उन्होंने पहले पैसे वो किए, फिर उन्होंने वो पैसे भी ले लिए कि आप हमें पैसे दे दो, हमें ज़रूरत है, हम आपको ब्याज भी दे देंगे और पैसा भी वापस दे देंगे। ब्याज भी नहीं दिया, पैसा भी नहीं दिया। उसके बाद बोला गया कि हम आपको यहाँ पे आसपास कोई फ्लोर ले देंगे। वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि उन्होंने पुनीत के मोबाइल को जब्त कर जांच के लिए भेज दिया है। परिवार वालों का दावा है कि इस मोबाइल में पुनीत ने खुदकुशी से पहले 1 घंटे का एक वीडियो रिकॉर्ड किया। पुलिस का कहना है कि अभी जांच की जा रही है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पुनीत और मनिका के परिवार वाले एक दूसरे को जानते थे। पुनीत के पिता का दावा है कि रोहिणी की प्रॉपर्टी बेचकर जो 1 करोड़ 65 लाख रुपए आए थे, उनका उन्होंने मनिका के पिता को लोन दे दिया। शादी के बाद पुनीत और मनिका ने कैफे शुरू किया, लेकिन वो कुछ दिन बाद बंद हो गया। बताया जा रहा है कि कैफे में भी प्रॉपर्टी का कुछ पैसा इस्तेमाल हुआ था। वहीं जिस मकान में पुनीत अपने परिवार के साथ रह रहा था, वो मकान मनिका के नाम है। पुलिस इस प्रॉपर्टी विवाद की भी जांच कर रही है। पुलिस आत्महत्या के इस मामले में कई पहलुओं से जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक पुख्ता सबूत सामने आने के बाद इस मामले में आगे कार्रवाई हो सकती है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन सुशील राठी के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। और अब आइए बात करते हैं महाकुंभ की। अटल अखाड़ा के साधु संत और नागा सन्यासी महाकुंभ क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। यह 13 में से चौथा अखाड़ा है। दिखाते हैं आपको महाकुंभ मेला ग्राउंड से हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर की ये स्पेशल रिपोर्ट। महाकुंभ मेला क्षेत्र में अटल अखाड़ा की पेशवाई में 1000 से ज्यादा नागा साधुओं और साधु संतों ने भाग लिया।
करीब 4 घंटे तक चली ये पेशवाई 7 किलोमीटर लंबी रही। एनडीटीवी ने घोड़े पर सवार नागा साधुओं से बात कर पेशवाई और महाकुंभ के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को समझने की कोशिश की। पुरातत्व से ये परंपराएं चली आ रही है, परंपराओं का हम निर्वहन कर रहे हैं। और आज ये श्री पंचायती अटल अखाड़े की पेशवाई है, जिसमें गजानन भगवान को हमारा साथ में है और हमारा देवता हमारे साथ में है। ये सनातन धर्म के अनुयायी हैं, ये सनातन धर्म की फौज है। सारे देशवासियों को, विदेशवासियों को भी इस शुभ अवसर पर शुभकामनाएं और आकर के एकता के प्रतीक इस अमृतमय कुंभ का पान करना चाहिए। इस पेशवाई में 30 साल पहले इटली से भारत पहुंची इटालियन महिला नागा साधु अंजना गिरी भी शामिल थी। पेशवाई में जम्मू कश्मीर और गुजरात से आए करीब 50 छोटे बच्चे भी शामिल थे। कैसा अनुभव रहा है? इससे पहले इस पेशवाई में भाग तो नहीं लिया होगा आपने कभी? नहीं, पहली बार लिया। जब पूरी दुनिया नए साल का जश्न मना रही थी, तब लखनऊ से एक ही परिवार से 5 लोगों की हत्या की खबर सामने आई। लखनऊ में एक होटल में एक शख्स ने अपनी मां और 4 बहनों की हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने एक वीडियो बनाकर कई बड़े दावे किए। मुस्लिम इस्लाम धर्म से मेरा कोई वास्ता नहीं है, मुझ पे किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं है। आज मजबूरी में हमने सबने पूरी फैमिली ने एक कदम उठाया। आज अपने हाथ से अपनी बहनों को और अपने आप को मारा है मैंने। ये लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के सामने एक होटल है, जहां एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। आगरा के रहने वाले अरशद नाम के आरोपी ने पहले अपनी मां और फिर 4 बहनों को नशीला पदार्थ देकर बेहोश किया। उसके बाद उनकी नसें काटकर 5 की हत्या कर दी। हत्या के बाद अरशद ने एक वीडियो भी बनाया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अरशद है। आज बस्ती वालों की वजह से उनसे थक हार कर आज मजबूरी में हमने सबने पूरी फैमिली ने एक कदम उठाया। आज अपने हाथ से अपनी बहनों को और अपने आप को मारा है मैंने। जी, जब पुलिस को एक वीडियो मिले तो आप एक बात जानिए, इस सब चीज़ों की जिम्मेदारी बस्ती वाले हैं। उन्होंने हमारे घर छीनने के चक्कर में न जाने कितने हम लोग जुल्म करे। हमने आवाज़ उठाई लेकिन हमारी किसी ने न सुनी आज तक। और मैं अपनी इच्छा से, अपने परिवार की इच्छा से, बिना किसी दबाव के मैं हिंदू धर्म अपना रहा हूँ। मुस्लिम इस्लाम धर्म से मेरा कोई वास्ता नहीं है, मुझ पे किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं है। ना मुझे किसी ने दबाव डाला है, ना मैं कोई किसी दबाव में ऐसा कर रहा हूँ। मैं अपनी खुशी से, अपनी इच्छा से, अपने पूरे परिवार की मर्जी से अपना धर्म परिवर्तन कर रहा हूँ। ये सूचना मिली कि इस होटल में एक कमरे में 5 लोगों की डेड बॉडी पड़ी है। डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सभी उच्चाधिकारी गणों के द्वारा जो है घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया। फील्ड यूनिट को बुला लिया गया है ताकि जो साइंटिफिक एविडेंसेस हैं उसको कलेक्ट कर लिया जाए। और प्राथमिक जो है पूछताछ सभी लोगों से चल रही है, होटल वालों से और अन्य चीज़ों को, अन्य जो है साक्ष्य खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही इसके बारे में विस्तृत आपको बता देंगे। उधर आगरा में रहने वाले अरशद के पड़ोसी उसके आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। उनका आरोप है कि अरशद, उसका परिवार खुद ही पूरे मोहल्ले में सभी से झगड़ा करता था। आपके पति का नाम लिया इसने और जिनको पुलिस पकड़ के ले गई है, क्या झगड़ा था आपका अरशद से, आपके पति का? नहीं, कोई झगड़ा नहीं है उनसे। दुकान वालों से हुई थी बस। हम लोगों से किसी का झगड़ा नहीं है उससे। बस्ती वालों को तो फंसा रहा है वो। फिलहाल आरोपी अरशद पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन उसका पिता फरार है। इस घटना से कुछ समय पहले अरशद के पिता बदर ने भी एक वीडियो बनाया था। फिलहाल पुलिस अरशद से पूछताछ कर रही है, साथ ही उसके पिता बदर और उन लोगों की तलाश कर रही है जिनका नाम अरशद ने अपने वीडियो में लिया है। अब देखना ये होगा कि अरशद ने जो आरोप लगाए हैं वो आरोप सही है या फिर इस मामले में कुछ और पेच निकलकर सामने आता है। आगरा से अपने सहयोगी मुकेश सिंगर और कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया। और नए साल के मौके पर नागपुर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां इंजीनियरिंग के छात्र ने अपने माता पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। शिक्षा और करियर को लेकर बताया जा रहा है कि मतभेद था। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।
नागपुर के कपिल नगर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब 25 साल के इंजीनियरिंग के छात्र लीलाधर डाकोले ने अपने माता पिता की बेरहमी से हत्या कर डाली। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक लीलाधर की इंजीनियरिंग पढ़ाई में भी कुछ खास नहीं कर पा रहा था, जिसको लेकर माता पिता उससे नाराज थे। पढ़ाई को लेकर लीलाधर की माता पिता से हमेशा टकरार होती रहती थी, जिससे वो काफी खफा था। हमें 112 नंबर पे कॉल आया था कि एक घर में 2 डेड बॉडीज़ है। तो हमने वहाँ पे जाके चेक किया तो वो पति पत्नी की डेड बॉडीज़ थी। ज़्यादा जानकारी लेने के बाद ऐसा पता चला कि उनका जो बेटा है, नाम है उसका उत्कर्ष डाकुड़े, ये 25 साल का है, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है। तो उसको हमने थोड़ी तहकीकात की, थोड़े सवाल पूछे तो उसके बाद उसने कन्फेस किया है कि उसने ही अपने माँ बाप का खून किया है। आरोपी के पिता कोराड़ी पावर प्लांट में बतौर इंजीनियरिंग का काम कर रहे थे, जबकि आरोपी की मां स्कूल में शिक्षिका थी। घटना के बाद जब पुलिस ने लीलाधर से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। इस घटना के सामने आने के बाद से आसपास रहने वाले पड़ोसी भी सदमे में हैं। कहते हैं शिक्षा समाज को बदलने की सबसे बड़ी ताकत है, पर सुविधाओं की, संसाधनों की कमी हो, किल्लत हो तो ये चुनौतीपूर्ण हो जाता है। लेकिन इन सभी मुश्किलों को पीछे छोड़ते हुए मध्य प्रदेश का एक सरकारी स्कूल मिसाल कायम कर रहा है। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। आज हम आपको मध्य प्रदेश के एक सरकारी इंग्लिश मीडियम कॉन्सेप्ट स्कूल लेकर चलते हैं। ये स्कूल भोपाल के शाहपुरा इलाके से लगी झुग्गी बिरसा मुंडा नगर में है। नाम है शासकीय सम्राट अशोक माध्यमिक शाला। स्कूल में 90% बच्चे झुग्गी के हैं। इतना ही नहीं, बिना सरकारी मदद के स्कूल में इतने काम हुए हैं और बच्चों ने खुद को ऐसे निखारा है कि यकीन ही नहीं होता कि ये कोई सरकारी स्कूल है। वित्तीय संस्थाओं से मदद लेकर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने की कोशिश की और सबसे बड़ी बात है क्वालिटी एजुकेशन इन इंग्लिश मीडियम देने का प्रयास किया। इस स्कूल में कुल 213 बच्चे हैं, जिनमें से प्राइमरी में 144 बच्चे रजिस्टर्ड हैं, जबकि मिडिल स्कूल में 69 बच्चे पंजीकृत हैं। पहली कक्षा के बच्चों को टैब के जरिए पढ़ाया जा रहा था। हर क्लास में लाइब्रेरी कॉर्नर है जहां किताबें भी मौजूद है। यहाँ सोलर सिस्टम भी लगा है। क्राफ्ट के लिए अलग से कमरा है जहां बच्चे खुद की क्रिएटिविटी से तरह तरह के क्राफ्ट तैयार करते हैं। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं तो उसके लिए हमें कुछ ना सीखना भी पड़ता है, तो घर पे हम उसका वो भी करके आते हैं, स्टडी करके भी आते हैं। इंग्लिश में बहुत सी चीज़ें सिखाई जाती हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर, इंग्लिश बोलना। मेरे टीचर मुझे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मेरे स्कूल में सब व्यवस्था है। यहाँ के नतीजे भी शानदार रहे। हिंदी मीडियम से नतीजा तो 100% था, यानी 100%। और नए साल में उत्तराखंड को बर्फबारी से कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं नजर आ रही है, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक 4 से 6 जनवरी तक यहाँ बर्फबारी और बारिश हो सकती है, जिससे एक बार फिर से लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ सकता है। उत्तराखंड में मौसम के बदलते मिजाज से तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। यहाँ कभी बर्फबारी तो कभी धूप तो कभी बादल और घना कोहरा देखने को मिल रहा है। सर्द हवाओं की वजह से दिन में तापमान 4 डिग्री तक गिर रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आने वाले दिनों में पारा और गिर सकता है। दिन के तापमान है वो प्लेन्स में जो है सामान्य से कुछ स्थानों पे कहीं कहीं 4 डिग्री तक जो है नीचे चल रहे हैं। प्लेन्स की बात करें तो प्लेन्स में 10-11 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहे हैं, और उसी तरीके से हिल्स में भी जो है 4 और 5 और 6 डिग्री सेल्सियस तक जो है मिनिमम टेम्परेचर चल रहे हैं। फॉग की वजह से देख रहे हैं, जो मैदानी क्षेत्रों में फॉग है या लो क्लाउड की एक लेयर है, जिसकी वजह से दिन के टेम्परेचर्स बढ़ेंगे, लेकिन उसके वजह से फिर रात के टेम्परेचर भी बढ़ जाते हैं। मौसम विभाग ने 4 जनवरी से 6 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। 3-4 दिनों में उत्तराखंड में ज़्यादातर स्थानों पे मौसम शुष्क रहेगा। उसके बाद 5 तारीख और 6 तारीख को एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड को प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण जो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र हैं, जनपद हैं, उनमें जो है हल्की वर्षा और बर्फबारी मिलने की संभावना है। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते बैंड्रा रिक्लेमेशन की इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। किस तरह से मुंबई वासी 2025 का स्वागत कर रहे हैं, 1 जनवरी की रात की क्या तस्वीरें हैं बैंड्रा रिक्लेमेशन की आप देख सकते हैं। खूबसूरती से रोमांचित होते मुंबईकर यहाँ पर इकट्ठा है। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।